देहरादून पब्लिक स्कूल रावी और वीरा की लंच के पहले की सारी क्लासेस खत्म हो गई थीं, पर अब वह 10वीं फ्लोर पर जा रही थी। वह तो लिफ्ट में जाने ही वाली थी कि तभी एक टीचर उनके सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं जान सकती हूँ तुम दोनों कहाँ जा रही हो। क्या तुम्हारी और कोई क्लास नहीं है? मैंने कई बार तुम दोनों को लिफ्ट से कहीं जाते हुए देखा है। क्या तुम दोनों अपनी क्लास से बचने के लिए छुप जाती हो? वीरा ने कोल्डली उस टीचर को देखा और कहा, आप ये बात प्रिंसिपल सर से पूछ सकती हैं। यह कहते हुए वह रावी को लिफ्ट में ले गई और बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट जाने के बाद वो टीचर घूर कर दरवाजे को देखने लगी और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। ऊपर रूम में रावी अपने हाथ में एक फाइल लेकर दूसरे हाथ से लैपटॉप के कुछ किस को प्रेस कर रही थी। उसने अपना काम करते हो वीरा से कहा। दी क्या? उस कंपनी से कोई अपडेट आई है वीरा? जो कि कुछ फाइल पर साइन कर रही थी उसने कहा। हाँ, उन लोगों ने कुछ डिजाइनर ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही रावी को वो स्केचबुक याद आ गई जो ढेरिया के पास थी। उसने वीरा की तरफ देखा और कहा, दी क्या मम्मा के बनाए डिजाइन ले सकते हैं? वीरा ने रावी की तरफ देखा और कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। रावी ने मुंह बनाया और कहा, ऐसा क्यों, आपने नहीं देखा? वह कितने इनक्रेडिबल थे। वीरा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शिव का फोन बजा। शिव ने फोन निकाला और वीरा के हाथ में दे दिया। वीरा ने एक नजर नंबर को देख और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम मिशन कंप्लीट। आपकी मम्मा मान गई है। वीरा ने ओके कहकर फोन काट दिया। आहाना ने मुंह बनाकर फोन की तरफ देखा और कहा, थैंक यू नहीं कह सकती थी, और फिर वापस अपने काम में लग गई। तभी उसे कुछ नर्स बात करने की आवाज आई। एक ने कहा, अरे तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं? हाँ हाँ, वही फेमस डॉक्टर। मैंने आज उन्हीं यहां देखा। वह इतने हैंडसम है कि मैं तो उन पर दिल ही हार गई। दूसरी ने कहा, हाँ, पर वो थोड़े गुस्से वाले हैं, पर काफी अमीर दिखते हैं। इतनी जल्दी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। पहली नर्स ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वह टॉप 10 बेस्ट हार्ट सर्जन में आते हैं। दूसरी लड़की हैरानी से कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? पहली नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और ऐसे ही बातें करते हुए वह दोनों वहां से चली गई। आहाना सोचने लगी, आखिर वह डॉक्टर कैसा होगा। ढेरिया अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी वहां पर राज आया और एक सीट खींचकर उसके पास बैठे हुए कहने लगा, देखो मेरे पास क्या है। ढेरिया ने कंप्यूटर से अपनी नजरें उठाईं और उस ओर देखा जिस तरफ वीर इशारा कर रहा था। उसने देखा वीर के हाथ में एक मोटी सी स्क्रैप बुक थी। यह देखकर धैर्य की आंखों में चमक आ गई। उसने वह उसके हाथ से ली, ज़रेनिया, और उसके पेजेस पलटकर देखने लगी। थोड़ी बहुत पेजेस देखने के बाद उसने वीर से कहा, आप सच में काफी अच्छे डिजाइन बनाते हैं। हमें लगता है आप जरूर सिलेक्ट होंगे। वीर अपनी सीट की तरफ झुका और कहने लगा, पता नहीं, पर मैं सोच रहा हूं कि ट्राई करूं। तभी उसने देखा कि ढेरिया एक डिजाइन को घूर कर देख रही है। उसने कहा, क्या कुछ गलत है? धैर्य उस पेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें लगता है आपको इसकी स्लीव्स हटा देनी चाहिए और इसके रंग को थोड़ा हल्का करना चाहिए। वॉयलेट कलर से ज्यादा इसमें सॉफ्ट कलर अच्छे लगेंगे। फिर उसने अपने सामने रख के बॉक्स से एक पेंसिल उठाई और ड्रेस के साइड के पेज पर एक डिजाइन बनाने लगी। वीर आंखें बड़ी कर कर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद धैर्य ने उस बुक को उसके हाथ में दिया और कहा, यह ऐसी दिखेगी। वीर हैरानी से उसे देख रहा था। उस ड्रेस का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही था, पर उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड कर कर वह काफी अलग दिखने लगी थी। वीर को लग ही नहीं रहा था कि उसने डिजाइन किया है। उसने धैर्य से कहा, यार तुम तो कमाल हो। धैर्य वापस अपना काम करते हुए कहने लगी, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, पर आप इन डिटेल पर काम करेंगे तो ये और सुंदर जरूर बनेगी। वीर ने अपनी गर्दन ऐसे ही जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो और धैर्य से कहा, तुम मुझे टिप्स क्यों नहीं देती? धैर्य ने तिरछी नजर कर कर उसे देखा और कहा, हम अभी काम कर रहे हैं। वीर ने मुंह बनाया और कहा, यार थोड़ी सी अगर तुम थोड़ा समझा दूंगी तो मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। धैर्य ने एक लंबी सांस लें और उसे कुछ बातें समझाने लगी, जैसे जैसे वह वीर को समझा रही थी। वीर की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रह रहा था। उसने कहा, तुम तो बिना अपनी ड्रेस के डिजाइन दिखाएं अपनी बातों से ही वहां से लेफ्ट हो जाऊंगी। धैर्य में एक फीकी स्माइल दी और वापस काम करने लगी। SM हार्ट रिसर्च सेंटर,
अहाना हेड नर्स के केबिन में बैठी थी और रोता सा मुंह लेकर कह रही थी, प्लीज मान जाइए, मैं नाइट में काम करने से मना नहीं कर रही हूं, पर मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज मेरी मदद करे। हेड नर्स परेशान होकर उससे कहा, ठीक है, अभी हमारे हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर यहां आए हैं और उनका असिस्टेंट नहीं है, तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। अगर तुम ये काम अच्छे से करती हो तो तुम परमानेंट हो सकती हो। अहाना खुश हो गई और हाँ, कह दिया। अब उसे कल का इंतजार था। स्कूल खत्म होने के बाद रावी और वीरा घर जा रहे थे। वह आज भी स्कूल बस से न जाकर शिव की कार में ही थे। वीरा लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगी, शिव, ये लैपटॉप में घर ले जाऊंगी। शिव ने हाँ में सिर हिलाया। रावी ने कहा, नए पार्टनर के साथ मीटिंग कब है? ये सुनते ही वीरा के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में परेशानी दिखने लगी। उसने रावी से कहा, जब होगी तब पता चल जाएगा। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? रावी ने कार के बाहर देखा और कहाँ पता नहीं दी, पर इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझे काफी अच्छी वाइब्स आ रही है। ये सुनते ही एक पल के लिए वीरा की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा। कहा कितना सच है। ढेरिया ऑफिस से निकलकर सीधा उस एड्रेस की तरफ चली गई जिसका मैसेज उसे अहाना ने भेजा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो हॉस्पिटल की तरह नहीं लग रही, पर उस पर लिखे नाम से पता चल रहा था कि वह वही जगह है जहां उसे आना था। उसने अपना सर पर कर उस बोर्ड की तरफ देखा जहां लिखा था एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। एक पल के लिए यह नाम पढ़कर उसका दिल बैठ गया। वह अपने भारी कदमों से अंदर चले गए। थोड़ी दूरी अहाना दिखी। उसके पास चले गए। अहाना ढेरिया को एक रूम में ले गई। वहां उसे हॉस्पिटल गाउन पहनाया गया। फिर उसे टेस्ट के लिए ले जाया गया। ढेरिया कंफ्यूज हो अहाना को देखकर कहने लगे, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? अहाना थोड़ा डर गई। उसने कहा, यह सब नेसेसरी है, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। ढेरिया ने चुपचाप अहाना की बात मान ली और दूसरी नर्स के साथ उस रूम में चले गई। राजवंश का ऑपरेशन। वायु का दिल आज फिर दर्द कर रहा था। उसने खुद से कहा, क्या तुम फिर परेशान हो? उसने अपना फोन अपने हाथ में लिया और धैर्य को कॉल लगाने के बारे में सोचने लगा, और फिर उसने वापस उसे अपनी जेब में रख लिया। उसे सिद्धार्थ की बात याद आ गई। तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह उसका पीछा करेगा तो उससे दूर हो जाएगी। माना कि तू उससे प्यार करता है और उसका एक पर्सनल स्पेस अगर तुझे उसमें जाना है तो तुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वायु ने पीछे खड़े करण को कहा। वह कहाँ गई है? करण बताने में थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा, और वह सिद्धार्थ सर के हॉस्पिटल गई है। वायु की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। ज़ेरेनिया लाइट प्लेस मॉल। मॉल में रावी और वीरा शिव के साथ चल रहे थे। यह एक लग्जरी मॉल था जो देहरादून के अमीर परिवारों के लिए ही था। गरीब तो ये अपने कदम भी रख नहीं पाते थे। शिव पीछे ट्रॉली लेकर चल रहा था। इस समय वह लोग ग्रॉसरी शॉप में थे। यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिलते थे। उनकी ट्रॉली में पहले ही कई सारे न्यूट्रिशन आइटम रखे हुए थे। रावी अपने हाथ में 2 अलग अलग तरह के ऑट्स के पैकेट लेकर कहने लगी, दी। कौन सा फ्लेवर ज्यादा अच्छा रहेगा? वीरा ने। वह 2-2 पैकेट देखे और कहा, आमडस वाला ले लो। घर की शॉपिंग हो जाने के बाद उन्होंने वह सामान किसी से कहकर काउंटर पर भिजवा दिया। फिर वीरा और रावी उस मॉल में घूमने लगे। उन्हें हर जगह सिर्फ अमीर फैमिली के घमंडी लोग ही दिख रहे थे। 3rd फ्लोर पर वीरा एक शॉप के पास आकर रुक गई और ध्यान से उसके नाम को देखने लगी। रावी ने भी उस तरफ देखा और कहा, दी के अंदर जा रहे हैं? वीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चले गए। वह एक बुटीक था जहां लग्जरी आइटम का ढेर लगा था। ज्वेलरी से लेकर ड्रेसेस तक सब कुछ ब्रांडेड था। शॉप देखते ही शिव ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक नोटपैड और पेन निकाल लिया। चमचमाती हुई उस जगह में छोटे छोटे ग्लास बॉक्स से रखे थे जिसके अंदर लाइटिंग लगी थी, और उस लाइटिंग में उस बॉक्सेस में रखी ड्रेस चमक रही थी। किसी भी लड़की के लिए वह की एक ड्रेस खरीदना भी सपना ही हो सकता है। तीनों अंदर आकर जगह को ऑब्जर्व करने लगे थे। तभी वहां एक फीमेल आई और कहने लगी, मे आई हेल्प यू? उसने वीरा और रावी के कपड़े देखे। उन्होंने सिंपल फ्रॉक पहनी थी और वह ज्यादा अमीर नहीं दिख रही थी, इसीलिए वह फीमेल उनसे थोड़े रूड होकर बात कर रही थी।
वीरा एक नजरों से देखा और आगे जाते हुए कहने लगी, हम खुद देख लेंगे उसका। ऐसा एटीट्यूड देखकर उस फीमेल को गुस्सा आने लगा था। SK हार्ट रिसर्च सेंटर। ढेरिया एक रूम के बेड पर लिटाया गया था और उसके सामने डॉक्टर इंजेक्शन लेकर खड़े थे। धैर्या की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने रावी और वीरा का चेहरा आ गए। उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वह इंजेक्शन कब लगा। अहाना ने उसे चेंज करने को कहा और बाहर चले गए। बाहर जो नर्स खड़ी थी उसके हाथ में ढेरिया की फाइल थी। उसने कहा, यह केस डॉक्टर कश्यप हैंडल कर रहे हैं। तो मिस साहू की फाइलों उन्हें जा रही हूं? अहाना ने पूछा, क्या इसमें उनका फर्स्ट टाइम नहीं है? नर्स ने नामे सर हिलाया और कहा, यह एक कॉन्फिडेंशियल केस है। हमने सुना है कि डॉक्टर कश्यप को भी उनका फर्स्ट नेम नहीं पता। अहाना सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों है। तभी उसे पीछे से धैर्य की आवाज आई, क्या हम चले? उसकी आवाज में थकान साफ सुनाई दे रही थी। अहाना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं यूनिफॉर्म चेंज कर आती हूं। यह कहकर वह चले गई। धैर्य वहीं बने सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ एक केस के बारे में जूनियर डॉक्टर को समझाकर बाहर ही आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसने धैर्य को देखा है। वह पीछे मुड़ने ही वाला था। किस डॉक्टर ने उसे आवाज दे दी और वापस ओटी में बुला लिया। लाइट प्लेस मॉल। स्टाफ मेंबर अभी भी रावी और वीरा को घूर रही थी। तभी शिव आगे आया और कहने लगा कि हम क्या नहीं देख सकते हैं। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा भी था। स्टाफ मेंबर थोड़ा डर गई और कहने लगी, मैंने ऐसा नहीं कहा है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहां से कपड़े खरीद सकते हैं। और फिर रावी की तरफ देखकर कहने लगी, पर इस लड़की को कहिए या चॉकलेट ना खाएं। रावी, जिसके मुंह में अभी भी चॉकलेट थी, उसने घूरकर स्टाफ मेंबर को देखा। फिर बेचारा सा मुंह बनाकर वीरा की तरफ वीरा की हाथ मूलिया में कस गई। उसने ध्यान से उस स्टाफ मेंबर के बैच को देखा और कहा, आपका नाम रश्मि पटेल है। अच्छा है, मैं इसे याद रखूंगी। वह कुछ कहती इससे पहले कि स्टोर का दरवाजा फिर खुला, जहां से कुछ लड़कियां अंदर आईं। वह सब एलिगेंट ड्रेसेस पहनी थीं और घमंड में चलते हुए आगे आ रही थी। जैसे ही उस स्टाफ मेंबर ने उन लड़कियों को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह वीरा और रावी के साइड से निकलकर उनके पास गई और कहने लगी, ज्योति मैम, आइए। ज्योति आज बहुत खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह उम्मीद मिल गई थी कि वायु अब से शादी करेगा। इसीलिए वह यहां पर शॉपिंग करने आई थी। उसने स्टाफ मेंबर से कहा, मुझे यहां का नया कलेक्शन दिखाओ। ज्योति के साइड में खड़ी लड़की ने कहा, ज्योति, तुम सच में कितनी लकी हो। तुम जो चाहे वह नहीं सकती हो। ज्योति ने अकड़ कर कहा, मेरी मंगेतर ने मुझे कहा है तुम जो चाहे वहीं सकती हो, और वहां जाकर सोफे पर बैठ गई। स्टाफ मेंबर कुछ लोगों के साथ ड्रेसेस लेकर आई और ज्योति को दिखाने लगी। ज्योति एक एक कर कर सबको रिजेक्ट कर रही थी। तभी उसकी नजर ग्लास डोर के पार बन रहे एक ड्रेस पर गई। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह ड्रेस कब तक तैयार होगी? स्टाफ मेंबर थोड़ा परेशान होकर कहने लगी, मैम, वह प्रीमियम है। हम एक स्पेशल ऑर्डर पर उसे बना रहे हैं। वह आपको नहीं मिल सकती। यह सुनकर ज्योति को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे वह ड्रेस चाहिए, कीमत बताओ। वीरा कब से दूर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। यह सुनते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने शिव को कुछ इशारा किया और शिव उन दोनों को लेकर एक कैबिन की तरफ चला गया। इधर ज्योति अभी भी उस सेल्स गर्ल कर को डांट रही थी। थोड़ी देर बाद उस केबिन से कोई हड़बड़ाते हुए बाहर आया और उस सेल्स गर्ल से कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आता कैसे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। अभी तुमने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। ज्योति को ऐसा लगा कि वह मैनेजर उसकी बात कर रहा है, इसीलिए वह अपनी पीठ सीधी कर कर और अकड़ में बैठ गई। तभी वह मैनेजर उसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, मैं एम सो सॉरी, बट आपको मेंबरशिप कार्ड कैंसिल किया जा रहा है। अब आप यहां से कोई ड्रेस नहीं ले सकती। यह सुनते ही ज्योति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैनेजर उसे वहां से बाहर भेज रहा था। उसे खुद घबराहट हो रही थी क्योंकि वह यहां की रेगुलर कस्टमर की और उसे यहां से निकालने का ऑर्डर मिला था। ज्योति ने खड़े होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे इस छोटे से स्टोर से मैं अपने लिए ड्रेस लेना भी चाहती हूं। तुम देखते जाओ, अगले 2 दिन में मैं यह स्टोर बंद करवा कर दिखाऊंगी।
यह कहते हुए वह बाहर चले गए और उसके पीछे उसकी सहेली, अभी वो सेल्स गर्ल, अभी भी रोती हुई शक्ल लेकर उस मैनेजर को देख रही थी। वहां ज्यादा स्टाफ नहीं था, बिकॉज ऑफ स्टोर सच में थोड़ा छोटा था, बट वहां का इंटीरियर एक रॉयल फीलिंग दे रहा था। थोड़ी देर बाद उस गिलास वाले कमरे से रावी और वीरा बाहर आए। उनके पीछे शिव था, जिसके हाथ में कुछ बेगस। वीरा बाहर जाने से पहले एक नजर उस सेल्स गर्ल की तरफ देखा और मैनेजर को देखकर आगे चले गए। स्टाफ के लोगों ने देखा कि जैसे ही वीरा और रावी बाहर आए, उस मैनेजर ने अपना सर झुका लिया था। यह देखकर सब कंफ्यूज थे। थोड़ी देर बाद पूरी शॉपिंग करके शिव रावी और वीरा के साथ उनके अपार्टमेंट में आ गया था। शिव की मदद से उन दोनों ने सारा सामान सेट किया और नहाकर खाना बनाने लगी। रावी ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, दी, मम्मा अभी तक नहीं आई। वीरा, जो कुछ सोच रही थी, उसने कहा, हाँ, आज उनका फर्स्ट डोज स्टार्ट हो गया है। रावी उदास होकर कहने लगी, उन्हें कितना पेन हो रहा होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई दी। शिव, जो कि बाहर लैपटॉप में काम कर रहा था, उसने जाकर दरवाजा खोला। बाहर धैर्य और अहाना खड़े थे। अहाना अंदर आते हुए शिव से कहने लगी, मुझे लगता है तुमने इसे अपना ही घर समझ लिया है। शिव अहाना की तरफ देखा और सोचा, क्या यह जानबूझकर यह सब कह रही है? धैर्य अंदर आते हुए कहने लगी, जाने दो अहाना दीदी, वह हमारी काफी मदद करते हैं। देखिए, उनके पास लैपटॉप है। शायद रावी और वीरा को कोई मदद चाहिए होगी। रावी दौड़कर आकर धैर्य को गले लगाकर कहने लगी, मम्मा कैसी है? उसकी आवाज में कंसल्ट सब सुनाई दे रहा था। धैर्य ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हमें क्या हुआ है? हम तो ठीक हैं। वीरा अपने एप्रन से अपने हाथ पहुंचते हुए कहने लगी, आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए, शिव खाना लगाने में मदद करो। धैर्य ने घूर कर वीरा को देखा और कहा, तमीज से बात कीजिए। शिव ने अपनी सांसें रोक ली। जिस तरह से वीरा उससे बात करती थी वह तो काफी अच्छा था, क्योंकि बाकी उसे वह जिस तरह बिहेव करती थी, लोग मौत का इंतजार करने लगते थे। शिव ने मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, धैर्य जी बच्ची है। तभी उसे महसूस हुआ कि दो जोड़ी आंखों से बुरी तरह घूर रही है। वह तुरंत किचन की तरफ भाग गया। अहाना को उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी। खाना खाते समय अहाना ने नोटिस किया कि आज का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। धैर्य अभी भी मुंह बनाकर अपना वह बेस्वाद खाना खा रही थी, पर उसे आज वह थोड़ा टेस्टी लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटियां उसके लिए बेस्ट फूड लाई थीं, जो नॉर्मल शॉप के खाने से अलग था। खाने के बाद धैर्य दवाइयों के असर से जल्दी सोने चली गई। रावी अपनी मम्मा का वह हाथ पकड़कर बैठी थी जिससे उन्हें इंजेक्शन लगा था। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। वीरा ने अहाना से पूछा, क्या यह दर्द हुआ? अहाना ने निराशा में अपने सर झुकाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन छोटी बच्चियों को क्या समझाए। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट्स ऑफ कर वह तीनों बाहर आ गई। रावी अपने कमरे में गई और एक बैग लेकर अहाना को देकर कहने लगी, ये आपके लिए। अहाना ने शक करते हुए उस बैग को लिया और इसे खोलकर देखने लगी। उसने लॉर्ड्स कलर की एक फ्लोरल ड्रेस थी, जिस पर एक सिल्वर बेल्ट के साथ साइड बो बना था। उसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट था कि अहाना की उंगलियां भी हल्का महसूस कर रही थीं। अहाना आंखें फाड़े उस ड्रेस को देख रही थी। तभी उस बैग में से एक छोटा सा बॉक्स गिरा। अहाना ने उस बॉक्स को खोला। वह एक मरून कलर का छोटा सा बॉक्स था, जिसके अंदर पिंक कलर के डायमंड से फ्लावर्स बने थे और उसमें गोल्ड की लंबी चीन के साथ छोटे छोटे व्हाइट डायमंड लगे थे। वह काफी सुंदर इयररिंग थे। अहाना का हाथ कांप उठा। उसने रावी की तरफ देखकर कहा, यह सब नकली है ना? रावी ने उसके हाथ से वह ड्रेस ली और उसके पीछे लगा छोटा सा टैग उसे दिखा दिया। वह टैग देखते ही अहाना को लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। देहरादून की फेमस डिजाइनर के जरिए बनाया गया ड्रेस पिछले महीने के फैशन शो में दिखाया गया था, जिसके सिर्फ 3 पीस बने थे और उसमें से एक अहाना के पास था। वीरा, जो कब से शांत खड़ी थी, उसने कहा, यह मदद के लिए नहीं है, ये इसीलिए क्योंकि आप भी हमारी मम्मी की उतनी ही परवाह करती हैं। इसे रख लीजिए। उसकी आवाज में बिल्कुल नरमी भी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह गुस्से में है। अहाना ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, थैंक यू, और वह ड्रेस लेकर चले गई। रावी ने मुस्कुराते हुए वीरा को देखा और कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यह आप ही उनके लिए लाई थी? वीरा सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगी,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रावी ने कुछ नहीं कहा और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वायु तेजस के साथ ओपन गेट नाइट क्लब में था। वह लोग अपने प्राइवेट रूम में बैठे थे। तभी दरवाजा खोलकर सिद्धार्थ आया और रोते हुए कहने लगा, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारा भाई आज लुट गया, बर्बाद हो गया। तेजस्वी हंसते हुए कहा, भाई क्या वह एक लड़का था? यह सुनते ही सिद्धार्थ के गाल लाल हो गए। उसने कहा, नहीं, वह एक लड़की थी। तभी उसकी आंखों के सामने आहाना का चेहरा आ गया। जब तेजस ने सिद्धार्थ को ऐसे शर्माते देखा तो उसकी आंखें ऊपर हो गईं। उसने कहा, भाई आप कह रहे हैं कि उसने आपकी इज्जत लूटी और आप शर्मा रहे हैं? सिद्धार्थ वायु के बगल में बैठा और कहने लगा, और नहीं तो क्या तुझे पता है, उसने मुझे खुली सड़क पर जबरदस्ती किस कर लिया और करा तो करा मुझे कह रही थी कि मैं उसे थैंक यू बोलूं कि उसने मुझे इतनी अच्छी किस दी। तेजस जो बियर पी रहा था, वह उसके मुंह से पूरी बाहर आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब कोई लड़की ने आकर आप जैसे बोरिंग इंसान को सामने से किस किया। सिद्धार्थ ने घूरकर तेजस को देखा और कहा, तेरा मतलब क्या है? मैं बहुत हैंडसम हूं, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां मुझ पर मरती हैं। यह कहते हुए उसने घमंडी से अपना सर ऊपर कर लिया। तेजस डे एक आंख मारी और कहा, पर भाई वह लड़की तो आप पर भारी पड़ गई। इन सब बकवास के बीच वायु चुपचाप बैठा हुआ था। तेजस और सिद्धार्थ बातें कर ही रहे थे कि उनके कानों में वायु की आवाज आई, सिद्धार्थ, तुमने आज क्या किया? सिद्धार्थ को वायु की बात समझ नहीं आई, पर फिर भी उसने कहा, मत पूछ यार, आज 2 केस आए हुए थे हॉस्पिटल में और स्टाफ को गाइड करते करते ही मुझे इतना समय लग गया कि हॉस्पिटल से निकलकर यहां आ गया। वायु ने पूछा, क्या कुछ ऐसा हुआ आज जो तुम मुझे बताना चाहता है? सिद्धार्थ सोचते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वायु ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सामने देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने मैसेज चेक करा। यह मैसेज करण ने भेजा था। उसमें लिखा था, सर, हम कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई यह सब छुपा रहा है। वायु गंभीर हो गया। उसने सोचा, आखिर कौन है उसके बारे में सब कुछ छुपा रहे? दूसरे दिन सुबह ढेरिया फिर गार्डन में गुस्से में खड़ी थी। उसे कोई भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं था और उसके साथ आहाना भी वह गुस्से में खड़ी थी। उसने मन ने कहा, यह दोनों शैतान अपनी मम्मी के साथ मुझे भी खींच लिया। फिर आखिरकार वह दोनों उनसे हार कर वह सब कुछ करने लगी जो रावी और वीरा ने बताया। ढेरिया जब ऑफिस पहुंचे तो हमेशा की तरह उसे वीर मिल गया। उसने वीर से कहा, इत्तेफाक है कि हमें रोज कंपनी के दरवाजे पर मिलते हैं। वीर ने अपने सारे दांत दिखाए और कहा, हाँ तो ऐसा कह सकते हैं, और उसके साथ अंदर आ गया। पर वह अपने डिपार्टमेंट में ना जाकर डिजाइन डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। धैर्या ने उससे पूछा, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? वीर अपने हाथ में रखी फाइल को दिखाते हुए कहने लगा, मैं इसे जमा करने जा रहा हूं। धैर्या ने कहा, इसमें वही डिजाइन से? वीर ने हाँ में गर्दन हिलाई। धैर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम भी चलते हैं, और अपने हाथ में रखी एक फाइल को दिखाने लगी। वीर ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, मतलब तुम कर रही हो? धैर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ उधर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने डिजाइन सबमिट कर दिए और अपने डिपार्टमेंट में आ गए। वायु के केबिन में करण ने वायु को बताया, सर, हमें लगभग 70 लोगों ने अपने डिजाइन भेजे हैं। आई एम वंडर, कितने लोगों की डिजाइन आए हैं? वायु ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, मैनेजमेंट को कहो उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करें और फिर उसे यहां भेज दे। करण ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गए। वायु सोचने लगा कि धैर्य क्यों नहीं आई। एस के हार्ट रिसर्च सेंटर। क्या हुआ था, आहाना अपने नए काम के लिए जा रही थी। उसे डॉक्टर कश्यप के साथ काम करना था। वह उसके केबिन के बाहर खड़ी हुई। यह उस बिल्डिंग के एक अलग हिस्से में बना था। उसने हल्के से दरवाजा नॉक किया, तभी अंदर से आवाज आई, कम इन। वह अंदर गई। उसने देखा कि कोई इंसान उसकी तरफ पीठ कर बैठा है। वह अंदर आई और कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर। तभी वह आदमी आगे की तरफ मोड़ा। आहाना मुंह खोले उस आदमी को देखने लगी। वह उसकी सीट के पास आई और झुकते हुए कहने लगी, क्या बात है, लगता है मेरी याद तुम्हें यह तो खींच लाई। सिद्धार्थ कुछ कहता, इसके पहले ही उस कमरे में हेड नर्स आई।
दरवाजा खोल दी। दरवाजे की आवाज से आहाना सीधी खड़ी हो गई। नर्स अंदर आकर कहने लगी, मिस आहाना, आप डॉक्टर सिद्धार्थ से मिल चुकी होगी। आज से आपको इन्हीं के साथ काम करना है। यह कहते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा किया। जैसे ही आहाना ने यह सुना कि वह वही डॉक्टर है जिसके साथ उसे काम करना है, उसकी सांसें अटक गईं। वह बिना पीछे मुड़े रोनी सूरत बनाकर खुद से कहने लगी, क्या जरूरत थी तुझे? इस तरह यह अगर परेशान करने की देख यही तेरा बॉस निकला, अब पक्का यह उससे बदला लेगा। राजवंश कारपोरेशन। वीर ढेरिया को जबरदस्ती खींचकर कैंटीन में ले गया था। उसने कहा, यार तुम सच में बहुत बोरिंग हो, हमेशा अपनी टेबल पर बैठी रहती हो। अगर तुम लोगों से बात नहीं करोगी तो यह कांटेक्ट कैसे बनाऊंगी? ढेरिया अपने टिफिन बॉक्स को देखकर मन में कहने लगी, अब हम तुम्हें क्या बताएं वीर, आपके बॉस ही हमारे यहाँ सबसे अच्छे दोस्त बने बैठे हैं। अगर हमने अभी आपको यह बताया तो आपका खाना गले में ही रह जाएगा। वीर ने उसके सामने एक हाथ हिलाया और कहां कहां खो गई। चलो खाना खाओ। यह कहते हुए उसने धैर्या का टिफिन खोला। जैसे ही उसने अंदर का खाना देखा, उसका मुंह बन गया। वीर लाचारी से धैर्या को देखा और कहा, तुम उबती नहीं हो? सब खा खाकर धैर्या ने उससे अपना बॉक्स लिया और खाना खाते हुए कहने लगी, आप कह रहे हैं ये हमें बताइए, क्या आप उन दोनों से नहीं मिले? तभी वीर को रावी और वीरा से मुलाकात याद आ गई और जैसे ही उसे वीरा की घूरती ही नजरें याद आईं, उसने चुपचाप अपने खाने को खाना ही ठीक समझा। वीर का ऐसा रिएक्शन देखकर ढेरिया को बहुत हंसी आ रही थी और फाइनली उसने हंस भी दिया। उसे इस तरह खुलकर हंसता देख वीर उसे देखता ही रह गया। आज ढेरिया ने पीच कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। उसने अपने बालों को एक साइड छोटी में गुथ रखा था और हमेशा की तरह माथे पर एक काली बिंदी लगाई हुई थी। उसके कानों के बड़े बड़े झुमके हंसती समय खेल रहे थे। वीर के मुंह से अनायास ही निकल गया। ब्यूटीफुल ढेरिया ने अब हंसना बंद कर दिया था। उसने फिर से कहा, आप कुछ कह रहे थे? वीर ना में गर्दन हिलाई और फिर दोनों साथ में खाना खाने लगे, पर उन दोनों को ही नहीं पता था कि कई लोग बुरी तरह घूर रहे थे। वह कैंटीन में बैठी दो लड़कियां आपस में बात करते हो कहने लगी, मैंने कहा था ना, तुम ही कह रही थी कि यह गवार है। देखो हमारे ऑफिस के सबसे हैंडसम लड़के को फंसा कर बैठी है। दूसरी लड़की ढेरिया को घूरते हुए कहने लगी, इसे सा लगता है भोला सा चेहरा दिखाकर सबको बना लेगी, और फिर अपना खाना खाने लगी। वायु भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कैंटीन की फुटेज देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह कब से ढेरिया का खाने के लिए वेट कर रहा था, पर जब वह नहीं आई तो उसने करण से पता करने को कहा। करण ने उसे बताया कि धैर्या कैंटीन में है। वायु ने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप कर कर उसे वापस रख दिया। इधर धैर्या के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने जब मैसेज चेक किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने तुरंत में टिफिन बंद किया और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ भाग गई। कई सारे लोगों ने ही देख रहे थे वीर के साथ। वह भी हैरानी से धैर्या की इस हरकत को देख रहे थे। वीर उसे रोकता, इससे पहले ही ढेरिया लिफ्ट से जा चुकी थी। लिफ्ट में खड़े होकर ढेरिया ने फिर वह मैसेज देखा। उसमें लिखा था, जो तुम अपने दोस्त बना रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारे दोस्तों से वहां मिल सकता हूं। वैसे भी तुमने तो खाना खा लिया है। जैसे ही धैर्या की लिफ्ट 13 फ्लोर पर पहुंची, उसने डरते हुए आसपास देखा और दरवाजे के पास खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, इससे पहले कि वह दरवाजा खोले। किसी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। ढेरिया हैरानी से वायु को देखने लगी। वायु उसके इतने करीब खड़ा था कि वह उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। वायु धीरे से झुका और उसके कान में कहने लगा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। धैर्या उसे दूर होना चाहती थी, पर पीछे दरवाजा था और आगे वायु, उसके पास जाने को कोई रास्ता ही नहीं था। उसके नजरें उठाकर वायु की नीली आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें उसे हमेशा एक डर देती थीं, जिसे वह सच होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वह अपने ख्यालों में ही थी कि उसे वायु की आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरे साथ खाना खाकर बोर हो गई हो? वायु की सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं, जिससे ढेरिया बेचैन हो रही थी। उसने बेचैनी भरी आंखों से वायु को देखा और कहा, हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वीर हमें अपने साथ जबरदस्ती ले गए थे। वायु ने ढेरिया को अपनी तरफ खींचा और कहा, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की? मुझे नाम बताओ। इस समय उसकी आंखों में काफी गुस्सा दिख रहा था। वायु ने उसे गले लगाया और कहा,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे उसे ढेरिया की हालत के बारे में पता चल रहा था, उसका ढेरिया को खोने नहीं डर बढ़ने लगा था। धैर्या ने उसे धीरे से कहा, सर, हमें छोड़िए। तभी उसे महसूस हुआ कि वायु का सारा भार उस पर आ गया है। उसने कई बार उसे आवाज दी। कोई रिस्पोजन न आने पर अपना सर उठाकर देखा तो वह परेशान हो गई। एसके हार्ट रिचार्ज सेंटर। हेड नर्स के जाने के बाद अहाना को ऐसा लग रहा था कि वह यहां से अभी भाग जाए। तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, तुम कुछ कह रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहां आया हूं। अहाना धीरे से पीछे मुड़ी और अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहने लगी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी एक आईब्रो उठाई और कहा, और कल के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर अहाना को कल का किस याद आ गया और उसके गाल लाल हो गए। सिद्धार्थ को अहाना की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। देहरादून पब्लिक स्कूल। वीरा और रावी ग्राउंड में बैठे बच्चों को देख रहे थे जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे थे। हर्ष उनके पास आया। वीरा उसे देखते ही पहचान गई थी। वह किसका बेटा है? उसने घूर कर उसे देखा और वापस ग्राउंड की तरफ देखने लगी। हर्ष ने एक तिरछी स्माइल की और कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बहुत केपेबल हो। मैं भी देखना चाहता हूं क्योंकि सारे टीचर तुम दोनों की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। रावी ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान अभी भी सामने खेल रहे बच्चों पर ही था। उसने बिना हर्ष की तरफ देखी कहा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें यह दिखाने का कि हम कितने कैपेबल हैं। अगर तुम्हें इतना ही लोगों से कंपटीशन करने का शौक है तो जाकर बोर्ड लेकर वहां पर बैठ जाओ। हर्ष के कुछ फ्रेंड्स भी वहां पर आ चुके थे। उन दोनों को उनकी क्लास के कोई बच्चे पसंद नहीं करते थे। उन्हें यही लगता था कि वह दोनों उनके स्टेटस के मैच की नहीं है। अमीर लोग भी कैसे होते हैं, बचपन से ही बच्चों को स्टेटस दिखा दिया जाता है, बचपना तो उनसे गायब हो जाता है। वीरा ने घूर कर हर्ष को देखा और कहा, ठीक है, बताओ। यह सुनते ही हर्ष के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। थोड़ी देर बाद स्कूल के ट्रेनिंग हॉल के अंदर कई तरह के अलग अलग टारगेट बोर्ड लगे थे और वहां पर कुछ लोग तीरंदाजी कर रहे थे तो कुछ लोग शूटिंग। स्कूल में हर एक चीज सिखाई जाती थी और किसी दूसरे स्कूल में नहीं मिलेगी। हर्ष ने वहां जाकर इंस्ट्रक्टर से कुछ बातें की और वापस अपनी जगह आ गया। थोड़ी देर बाद वो इंस्ट्रक्टर कुछ इक्विपमेंट्स और अलग अलग तरह की गन लेकर वहां आया। गन देखकर कुछ बच्चे डर गए क्योंकि यह एक्टिविटी उन्हीं को कराई जाती थी जिनका माइंड स्टेबल और टफ हो। यह सब देखकर भी रावी हर्ष की तरफ ऐसे देखा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो। हर्ष ने चीढ़कर अपने हाथ में एक गन दी। उस इंस्ट्रक्टर ने उसे सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहना दिए। फिर हर्ष ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, हम शूटिंग कंपटीशन करने वाले हैं। रावी ने कहा, बिना प्राइस के कैसा कंपटीशन? पहले बताओ तुम क्या करोगे? अगर हम जीते तो हर्ष ने उस गन को देखते हुए कहा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम दोनों को उसी स्कूल को छोड़कर जाना होगा। हर्ष को आज भी वह दिन याद है जब उसकी मम्मी गिर गई थी और रवि और वीरा ने उनके दिए पैसों को किस तरह से ने वापस किया था और इस बात का बदला वह कब से लेना चाहता था। वहां काफी स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लगभग बच्चों से लेकर एडल्ट तक वहां पर थे और इस कंपटीशन को देखना चाहते थे। रावी आगे जा रही थी पर वीरा नहीं। उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और आगे जाते हुए कहने लगी, इसे मैं करूंगी। फिर वहां जाकर गन उठा ली। उस इंस्ट्रक्टर ने उसे भी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहना दिए। पहले हर्ष ने फायरिंग की। स्कोर बोर्ड पर उसका स्कोर दिखाया गया, 6-5-8। कुछ बच्चे यह देखकर हैरान थे क्योंकि वह लोग तो 1 या 2 पर ही लगा पाते थे। वीरा ने एक नजर स्कोरबोर्ड की तरफ देखा और गन को पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। फिर उसने लगातार 6 फायरिंग की और गन को वापस रखकर रावी हाथ पकड़कर वापस जाने लगी। इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम्हें अपना स्कोर नहीं देखना। हर्ष मुस्कुराते हुए करने लगा, हारने के बाद उसको कौन देता है? तभी वहां पर स्कोरर अनाउंस हुआ, द ऑल टारगेट्स आर गोइंग टू बी सेंटर, कांग्रेचुलेशन। यह सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और सब स्कोरबोर्ड की तरफ देखने लगे। वहां से 6 बाहर 10 लिखा रहा था। हर्ष ने गुस्से में इंस्ट्रक्टर को देखा और कहा, उसने चीटिंग की है। इंस्ट्रक्टर अभी भी हैरानी से उसी बोर्ड की तरफ देख रहा था। बोर्ड के बीच में छेद हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, रावी भी और वीरा जा चुकी थी।
राजवंश कारपोरेशन। ढेरिया वायु की बॉडी का वेट नहीं संभाल पा रही थी और वह उसके साथ नीचे गिर गई। उसने देखा कि वायु बेहोश हो चुका है और वह उसके नीचे थी। वह कितनी भी कोशिश कर कर खुद को वहां से नहीं निकाल पा रही थी। उसे वायु की बहुत चिंता हो रही थी। उसने कई बार उसे आवाज दी, पर वह होश में ही नहीं आया। वह लोग अभी भी दरवाजे के पास ही हैं। ढेरिया ने धीरे से दरवाजा थोड़ा खोला और करण को आवाज दी। करण थोड़ी दूरी पर ही था। जैसे ही उसने ढेरिया की आवाज सुनी थी, वह दौड़कर उधर आया। उसने देखा कि धैर्य और वायु किस पोजीशन में है, तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। इससे पहले कि वह वहां से ज्यादा घेरिया ने कहा, हमारी बात सुनिए। यह बेहोश हो गई थी। करण तुरंत वहां आया और वायु को देखने लगा। उसने वायु को संभालते हुए खड़ा किया और धैर्य को कहा, मेरी मदद कीजिए। इन्हें कमरे में ले जाने में धैर्य और करण ने मिलकर वायु को उसके केबिन के कमरे में लिटा दिया। धैर्य परेशान होते हुए वायु का हाथ मल रही थी। करण ने वायु का दूसरा हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक करने लगा। करण को हर सिचुएशन के लिए ट्रेन बनाया गया था, इसीलिए उसे डॉक्टरी की भी काफी नॉलेज थी। उसने धैर्य की तरफ देखकर कहा, आप परेशान ना हो। उन्होंने 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाए हैं, इसीलिए बेहोश हो गए। ढेरिया अभी भी वायु का चेहरा ही देख रही थी। उसने कहा, पर ये तो हमारे साथ लंच करते हैं ना? करण ने फ्लो में कह दिया, हाँ, पर वह सिर्फ आपके साथ लंच करते, उसके बाद में कुछ नहीं खाते। और आज आप आए नहीं तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। धैर्य की आंखों में आंसू आ गए। करण ने एक इंजेक्शन वायु को लगाया और बाहर चला गया। वायु को 2 घंटे बाद होश आया। उसे अपने हाथों पर एक गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने देखा, धैर्य जमीन पर उसका हाथ पकड़कर बैठी थी और वैसे ही सो चुकी थी। यह शायद उसकी दवाइयों का असर था, जिस कारण उसे नींद आ गई। वायु एक तक उसके चेहरे को देखने लगा। यह पहली बार था जब उसने धैर्य को सोते हुए देखा था। इस समय वह उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। चेहरे पर आ रही बालों की लट उसकी आंखों को और खूबसूरत बना रही थी। वायु ने धीरे से अपनी 2 उंगलियों से उसके बालों को पीछे किया और उठकर बैठने लगा। जैसे ही वायु की हलचल धैर्य को महसूस हुई, वह तुरंत उठ गई। उसने देखा कि वायु को होश आ गया है। यह देखकर वह बेड पर उसके पास बैठ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगी, अब ठीक है ना? आपको फिर से चक्कर तो नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको खाना समय पर खाना चाहिए ना। अगर हम आपके साथ नहीं खाएंगे तो क्या आप पूरा टाइम भूखे रहेगा? आप हमारे साथ ये लंच पर ही पूरा समय निकाल देते हैं। धैर्य लगातार बोले जा रही थी। शायद उसे एहसास ही नहीं था कि वह दोनों कितने करीब है। वायु धैर्य को अपने इतना करीब पाकर काफी खुश था। वह बारीकी से उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी हंसते हुए होंठ उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। आखिर में हारकर वायु ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। धैर्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। वायु ने उसे आंखें छोटी कर कर कहा, तुम सच में बहुत बोलती हो। धैर्य ने घूर कर उसे देखा और अपने हाथ की तरफ इशारा किया। वायु ने जब उसके मुंह से हाथ हटाया तो धैर्य मुंह फेर कर बैठ गई। यह देखकर वायु के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके कान के पास कहा, नाराज हो? जैसे ही वायु की गर्म सांसें धैर्य के गर्दन से टकराई, वह सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उठकर खड़े होने लगी कि तभी वायु ने उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया। बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वह वायु के ऊपर गिर गई। इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें के बार बार झपक रही थीं। थोड़ी देर तक दोनों को ही होश नहीं रहा और वह एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। तभी वायु का फोन बजा और धैर्य सकपकाकर उठ गई। वायु को फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फोन पर नाम देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने बिना बात करेगी फोन काट दिया और धैर्य की तरफ देखने लगा कि जो थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई थी। SK हार्ट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ मुंह बनाकर अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, मैं तुझे इतनी अच्छी बात बताने वाला था और तूने मेरा फोन काट दिया। रुक जा भाई, तुझे तो आकर देखता हूं। ये कहते हुए उसने अपनी नजर सामने के केबिन पर देखी। अहाना कई सारी फाइलों के बीच बैठी थी और लैपटॉप में उन्हें सेट कर रही थी। उसकी नजर कभी फाइल पर होती तो कभी स्क्रीन पर। वह काफी डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम कर रही थी। सिद्धार्थ खुद से कहने लगा, मैंने तो सोचा था
मैं इसे ऐसे पनिशमेंट दूंगा, पर शायद मैंने इसकी एबिलिटीज को कम ना का। एक नर्स होकर भी इसे काफी अच्छा नॉलेज है। इधर आहाना काम करते हुए गुस्से में अपने आप से कह रही थी, तुझे क्या जरूरत थी उस पागल डॉक्टर को किस करने की देख भुगत। अब सजा अगर इसी तरह कंप्यूटर पर काम करती रही तो जरूर मुझे मोटे मोटे चश्मा लग जाएंगे। राजवंश हवेली। कृपा जी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उनके कमरे में निर्मला देवी आई। निर्मला देवी को देखकर कृपा उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, माँ, आप यहां कैसे हमें बुला लेते। निर्मला जी अंदर आकर बैठते हुए कहने लगी, आपके यहां में हमारी बहू से मिलने के लिए उसे हमारे पास बुलाना पड़ेगा। कृपा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं ना, आप जब चाहे हमसे मिल सकती हैं। अच्छा बताइए क्या काम है। निर्मला देवी उसे लेकर अपने साथ सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, कृपा तुमने अपना काम छोड़ दिया सिर्फ इस परिवार के लिए, पर मैं चाहती हूं कि तुम फिर से एक बार इस बारे में सोचो। कृपा उदास होकर कहने लगी, नहीं, मैं अब हम वो सब नहीं करना चाहते। निर्मला देवी निराश नजरों से उसे देखने लगी। उन्होंने कहा, कल डिजाइन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव के साथ तुम्हें जाना है और 5 कैंडिडेट को फाइनल करना है। कृपा जी चौंक कर निर्मला देवी को देखने लगी। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इतना भी नहीं करेगी। हमें हमारी बहू की समझदारी पर भरोसा है और आप अच्छे से जानती हैं वायु के लिए यह प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हमें भी समझ नहीं आ रहा है। वायु ने इससे पहले इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, पर इसे लेकर हमने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी है। कृपा जी ने कहा, मां कह रही है तो हम कल जरूर जाएंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद कृपा जी और निर्मला देवी बाहर आई। उन्होंने देखा कि ज्योति गुस्से में वहां बैठी हुई है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ज्योति के पास जाकर कहने लगी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। ज्योति ने रोनी सूरत बनाई और कहा, दादी सा, कल हम मॉल गए थे। और फिर उसने मॉल में हुए वाक्य को अपने हिसाब से उन्हें बता दिया। निर्मला देवी ने गुस्से में हेमंत को आवाज दी और कहा, हमें अभी पता करके बताइए कि वह शॉप किसकी है। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने ज्योति को वहां से निकाला, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ा कि जब वह जानते हैं कि ज्योति राजवंश खानदान से रिलेटेड है, तब भी उन्होंने उसे वहां से निकाला। यह तो उनकी इंसल्ट हो गई। हेमंत ने हां में गर्दन हिलाई और चला गया। राजवंश का ऑपरेशन। वायु कंफ्यूज होकर धैर्य की पीठ की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। असल में धैर्य को भी नहीं पता था कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसने शुरू से ही अपनी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें झेली है। लड़कपन और बचपना तो उसने देखा ही नहीं, पर पता नहीं क्यों वायु के साथ होने पर उसे अपनी रियल साइड दिखाने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही थी। वायु ने जब उसका गुस्से में लाल चेहरा देखा तो वह उसे और प्यारी लगने लगी। वो उसके पास गया और कहने लगा, अच्छा बताओ, मैंने क्या कर दिया। धैर्य ने घुरकर उसे देखा और कहा, आप हमें अपना दोस्त कहते हैं और खुद अपनी हेल्प का ख्याल नहीं रखते। आप नहीं जानते, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हमें कितना बुरा लगेगा। खबरदार, जो अगली बार से आपने इस तरह अपने खाने के साथ आनाकानी की करण, जो अभी वायु के लिए सबसे शुभ बनवा कर लाया था, उसके कानों में भी धैर्य की बात पड़ी। एक पल के लिए उसके हाथ में रखी ट्रे गिरने ही वाली थी। उसने खुद से कहा, इन्होंने अभी अभी वायु सर को डांटा है। भगवान, ये तो ऐसा हो गया कि धरती फट गई हो। वह अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसे वायु की आवाज सुनाई दी। वीयू ने धैर्य से कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। धैर्य ने अपना हाथ आगे किया और का वादा कीजिए। वायु ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं ना। जाने ऐसा क्या था। वायु की आंखों में ऐसा क्या थी। धैर्य जाकर उसके गले लग गई। धैर्य के इस मूव से वायु अपनी जगह पर जम गया। अब तक धैर्य को भी एहसास हो चुका था कि उसने क्या किया। वह दूर होकर कहने लगी, हाँ, हमें माफ कर दीजिए। वायु को अभी भी धैर्य की खुशबू अपने पास महसूस हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगा। वह खुश था कि धैर्य उसके साथ ओपन हो रही है। उसने मन में कहा, जल्दी ही तुम बिना किसी झिझक के मेरी बाहों में होगी। तभी बाहर से करण ने कहा, सर। वायु ने उसे अंदर आने का इशारा किया तो करण टेबल पर सूप का बोल रखकर बाहर चला गया। धैर्य ने वायु को बेड पर बिठाया और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी।
वायु एक तक उसके चेहरे को देख रहा था, जो थोड़ा परेशान था सुप पिलाने के बाद। धैर्या ने घड़ी की तरफ देखा। यह देखकर हैरान थी कि इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। वह हड़बड़ाते हुए उठी और कहने लगी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।